Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is साइज ऑफ न्यूक्लियस देन आफ्टर एनर्जी और मास का रिलेशनशिप के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई हमने जो चैप्टर में स्टार्टिंग किया हुआ था अगले लेक्चर में, तो हमने कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी किया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को हमको ये मालूम पड़ा कि भाई जो न्यूक्लियस होती है वो न्यूक्लियस एक पार्टिकल्स का बना हुआ था या दो पार्टिकल्स का बना हुआ था। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने ये भी डिफाइन किया हुआ था कि भाई जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो एटम की कंपेरिजन में बहुत सी कम होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई पूरे एटम का साइज होता है 10⁻²2, तो ओनली फॉर न्यूक्लियस का साइज होता है 1। ख्याल आया? ओके। देन अपने वो जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वही मास होता है एटम का मास। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एटम का पूरे के पूरा मास एक न्यूक्लियस में अवेलेबल है। देन पर हमने उसका वेट को मेजरमेंट करने की ट्राई की, बट उसका वेट मेजरमेंट करने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट को डिफाइन किया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और जो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने डिफाइन किया हुआ था वो कार्बन के रिलेशनशिप में हमने डिफाइन किया हुआ था। बट हमारा जो बेसिक एलिमेंट अवेलेबल थे नेचर में, हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल थे वो हाइड्रोजन थे। तो हाइड्रोजन को डिफाइन करने के लिए जो कार्बन का हमने फाइंड आउट किया था वेट, उसको हमने 12 से डिवाइडेड कर दिया, तब वो जो हमको वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू हमारी 1 हाइड्रोजन एटॉमिक मास यूनिट की हमको मिलेगी। ठीक है, ओके। देन आफ्टर सभी जो हमारे जो नेचर में अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या तो एयर अवेलेबल है, ये सभी की एटॉमिक वेट का हमने मेजरमेंट किया। देन आफ्टर उसके साथ हमने कंपेरिजन है की कि भाई वो कितनी हेवी होती है, कितना टाइम्स उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने स्टडी किया कि भाई जो एटॉमिक मास होती है वो एटॉमिक मास मीन्स के एक जो न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन पार्टिकल्स के मीन्स के नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए ऐसे नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई एटॉमिक मास जो होती है ना, उसकी वैल्यू जो फ्रैक्शन में आती है, और फ्रैक्शन में क्यों आएगी कि भाई हमारी नेचर में जो क्लोरीन हमको मिलती है वो 2 एटॉमिक मास के वाले हमको मिलती है। तो उसको हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेटेज एवरेज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमने वेटेज एवरेज भी निकाली हुई थी। देन आफ्टर जो हमारे जो नेचर में सभी जो एटम्स अवेलेबल है वो एटम्स का हमने एटॉमिक वेट हम निकालते थे, बट वो एटॉमिक वेट एक न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन का एटॉमिक वेट जितना ही होता था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई हाइड्रोजन एटम के बारे में मैं आपको बताऊं कि भाई हाइड्रोजन एटम में हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो 1 प्रोटॉन मिलेगा। 1 प्रोटॉन मीन्स के उसमें एक ही प्रोटॉन मिलता है, वो भी एक न्यूक्लियस में रहने वाला। तो और न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन हम मानने के। ठीक है, और उसका भी हमने वेट को मेजरमेंट किया हुआ था। बट हमारे जो नेचर में ऐसा भी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं कि भाई इसका मैं आपको बताऊं कि भाई अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल्स में 2 ही प्रोटॉन अवेलेबल थे, बट उसकी मास की क्वांटिटी हमने मेजरमेंट की तो वो उसकी मास की क्वांटिटी 4 प्रोटॉन जैसी आ रही थी। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई उसके इनसाइड, उसके न्यूक्लियस के इनसाइड कोई दूसरा पार्टिकल्स भी अवेलेबल था, और देन पर वो ऐसा पार्टिकल्स अवेलेबल था कि भाई उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है बट उसके पास मास अवेलेबल है। तो ऐसा पार्टिकल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से उसका नाम हमने दे दिया था न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन अवेलेबल थे, देन पर 2 न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। ठीक है, वो जो न्यूट्रॉन होती है ना, वो न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर में स्टेबल नहीं होती है, वो मिस के ब्रोक होकर वापस वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बना देती है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा हुआ था। देन पर हमारे नेचर में जो सभी पार्टिकल्स अवेलेबल होती है ना, वो सभी पार्टिकल्स का नेचर एक जैसा होता है, बट उसका एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, देन पर दूसरा है आइसोबार। तो आइसोबार में एटॉमिक वेट सेम होती है। देन पर लास्ट कैटेगराइज होती है आइसोट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोट्रॉन्स में उसका न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथ सेम होती है। उसके बारे में सभी में हमने स्टडी किया हुआ था। देन पर अभी हम देखने वाले हैं कि भाई एक हमारी जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है। ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियस की साइज को डिफाइन करने के लिए कि भाई न्यूक्लियस किस चीज़ का बना हुआ है, प्रोटॉन का ही बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको हाइड्रोजन का एटम के बारे में आपको बताऊँ कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि भाई उसके न्यूक्लियस में ओनली फॉर एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, वो है प्रोटॉन। ओके, तो पूरे का पूरा न्यूक्लियस प्रोटॉन का बना हुआ है और प्रोटॉन की साइज हमको मालूम है। ख्याल आया? तो प्रोटॉन की जो रेडियस होती है वो रेडियस का आप क्यूब कर दीजिए, 4/3 क्यूब कर दीजिए, तो उसका वॉल्यूम मिलेगा। दिस वॉल्यूम इज अ न्यूक्लियस की साइज। ओके, वही है न्यूक्लियस की साइज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हीलियम का, तो हीलियम का हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया तो वो वॉल्यूम आया कि भाई 4 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन वॉल्यूम। कैसे? बिकॉज जो न्यूक्लियस था हीलियम का तो उसमें एक 2 प्रोटॉन भी अवेलेबल थे और 2 न्यूट्रॉन भी अवेलेबल थे, एक ही प्रोटॉन नहीं था। ठीक है, तो उसका जो साइज था वो साइज उसके 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक गोल्ड का
या तो ओरस का, जिसमें 197 न्यूक्लियंस होते हैं। 197 न्यूक्लियंस का क्या मीनिंग हुआ कि भाई नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, ठीक है, टोटल एटॉमिक वेट इतना होता है 197। तो उसका जो वॉल्यूम हम हाइड्रोजन की न्यूक्लियस से हम कंपेरिजन करेंगे तो 197 टाइम ज़्यादा आएगा। ख्याल आया? ओके, तो हमको निकालनी है कि भाई न्यूक्लियस की साइज़ के बारे में हमको स्टडी करना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हम रेडियस निकालेंगे। ओके, तो हमने रेडियस का इक्वेशन निकाला कि भाई आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू 1/3। व्हाट इज द ए? इज नॉट एरिया, इट इज एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर का क्या मीनिंग होता है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन का मीनिंग होता है, ठीक है। उन दोनों का आप एडिशन कर दीजिए, जो भी वैल्यू आपकी मिलेगी वही वैल्यू है एटॉमिक मास नंबर। मैंने आपको ऐसे भी बोला था कि भाई एटॉमिक मास नंबर इज नॉट फ्रैक्शन, वो एक फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्या आया? बट एटॉमिक मास इज ऑलवेज फ्रैक्शन, बिकॉज वेटेज हम एवरेज हम निकालेंगे, इसमें से हमको फाइंड आउट होने वाला है, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक अवेलेबल है कि भाई जो उसकी जो रेडियस मिलेगी, दिस रेडियस इज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास नंबर। वो कैसे? वो इक्वेशन को डिराइव करने के बाद हम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक लिख के मैं वो बताने वाला हूँ। बट पहले आप देखिए कि भाई आर नोट की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि भाई हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1 ओनली फॉर, ठीक है। तो वो 1 यहाँ पे हम लगा देंगे, तो 1 का आप क्यूब लगाएंगे या 1/3 आप फाइंड आउट करेंगे, सभी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी ना। ओके, तो उसकी जो रेडियस मिलती है वो रेडियस कितनी मिलती है? ऐसी रेडियस आपने ऑलरेडी आपने फाइंड आउट करके रखी है। कौन से वाले चैप्टर में? एटॉम वाले चैप्टर में। याद कर दीजिए, याद आप कीजिए कि भाई आपने एक मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच आपने फाइंड आउट किया था, या तो मैंने वहाँ पे ऐसा भी वर्ड यूज़ किया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बारे में। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपने निकाला था रादरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। आपको याद आया कि भाई आपने एक गोल्ड लीफ यहाँ पे कंसिडर की हुई थी। देन आपने यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल स्टार्ट करके आ रहा था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, ठीक है। हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल्स के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे जो आपने एक गोल्ड की लिप लगाई रखी है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, तो उसका न्यूक्लियस में है 79। और आपने वो एक्सपेरिमेंट के बारे में ऐसा स्टडी किया हुआ था कि भाई जो 180 डिग्री से स्ट्राइक करने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो पास आउट नहीं होता है, बल्कि वो रिटर्न हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों? तो जो अल्फा पार्टिकल आपने स्टार्ट किया वो जितना डिस्टेंस तक जा सके, ठीक है, वो जितना डिस्टेंस से वापस मुड़े। ख्याल है आपको? जो अल्फा पार्टिकल आप स्ट्राइक करवा रहे हो, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो जितना डिस्टेंस तक वापस चला जाए, जितना डिस्टेंस से वापस चला जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो वापस चला गया, तो वो वाली साइज को हम क्या मानेंगे? वो वाले की साइज को हम मान सकते हैं कि भाई ए है एक न्यूक्लियस की रेडियस है। ख्याल आया? ओके, वो क्यों वापस चला जाता है? कौन सा फोर्स उस पर लगने वाला है कि भाई न्यूक्लियस के पास होता है 79 प्रोटॉन अवेलेबल है, तो 79 प्रोटॉन मीन्स के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक रिपल्सिव फोर्स लगाती है। आपका कूलम्बियन लॉ का इक्वेशन F = kq1q2/r², और यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। वो लगेगा, इसलिए वो रिटर्न चली जाती है। बट यहाँ पे आपको वही फोर्स आपको कंसीडर करना है, बट दूसरा फोर्स आपको कंसीडर नहीं करना है। कौन सा दूसरा फोर्स? मैंने आपको बताया कि भाई न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता, तो वापस उसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलती है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे प्रोटॉन के साथ कॉम्बिनेशन बना के वापस वो न्यूट्रॉन बना देती है। वो जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज प्रोसेस हम उसको बोलते हैं। और जो एक्सचेंज प्रोसेस होती है तो इसमें से एक फोर्स जनरेट होने वाली, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंजिंग फोर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम एक्सचेंजिंग फोर्स को कंसिडर नहीं करने वाले, बट हम कौन सा फोर्स हम कंसिडर करते हैं? कूलम्बियन फोर्स को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी, और रिपल्सिव फोर्स लगने से ही अल्फा पार्टिकल्स दूर चले जाती है। चला है आपको? ओके, वो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम लगती है। ओके, बट ऐसा नहीं होता कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में चले आए। क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज जो न्यूक्लियस में जो एक्सचेंजिंग जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। वो जो न्यूक्लियस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक लॉन्ग रेंज नहीं है, बट एक शॉर्ट रेंज होती है। वो इतना डिस्टेंस तक जा ही नहीं सकता। अगर वो जितना डिस्टेंस तक जा सकता है तो वो वापस नहीं आएगा, बट इतना डिस्टेंस तक वो जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे 79 प्रोटॉन अवेलेबल है और उसके पास ओनली पर 2 ही प्रोटॉन अवेलेबल था। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल जितना डिस्टेंस से दूर चला गया, जितना डिस्टेंस से वो वापस मुड़ गया, तो ए वाली जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक क्लोजेड डिस्टेंस। वही डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ प्रोटॉन, या तो रेडियस ऑफ मींस के न्यूक्लियस।
आप हाइड्रोजन एटम कंसिडर किया होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ऐसे हमने उसकी रेडियस को डिफाइन कर दिया। ओके, अब उसकी रेडियस आ गई है तो वो वाली रेडियस हम पुट कर देंगे और सभी एटॉमिक मास नंबर हमको मालूम है सभी एटम का। तो सभी एटम के आप क्या निकाल सकते हो भाई, आप साइज निकाल सकते हो। एक्चुअली सॉरी, सभी एटम की नहीं बट सभी न्यूक्लियस की साइज आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन है कि न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। ख्याल आया? तो सभी न्यूक्लियस की आप साइज निकाल सकते हो। ओके, देन अपन हमको निकालने के भाई न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी का इक्वेशन जरा बताइए कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर हम उसका रेडियस का क्यूब कर देंगे, रेडियस का क्यूब कर देंगे और उसका मास भी हमको मालूम होता है प्रोटॉन का, तो इससे आप उसकी डेंसिटी आप निकाल सकते हो। आप जो डेंसिटी लिखेंगे ना तो डेंसिटी बहुत लार्ज आएगी। अगर इतनी बड़ी डेंसिटी अवेलेबल है, आप कोई भी पार्टिकल्स को मान लीजिए कि भाई यहाँ पे मेरे पास कोई एक बुक अवेलेबल है, तो बुक का जो वेट होता है वो तो इतना नहीं होता, क्योंकि उसका जो ऑर्डर आने वाला है ना वो 27 आने वाला है, 27 किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, इसके पर यूनिट मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम के इसके उसकी डेंसिटी कितनी होती है 10⁻27। तो 10⁻27 जितना उसका इसके जो वेट होता है उतना तो वेट कोई भी चीज़ उसको नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि भाई ये जो मेरे पास एक मटेरियल अवेलेबल है, तो वो मटेरियल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस होगा। चला या? तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए तो वन न्यूक्लियस की डेंसिटी है नहीं है भाई। एक किसके में बारे में मैं बात कर रहा हूँ, देखिए उसका यूनिट के बारे में आप देखिए कि भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वो तभी आप लगा सकते हो कि भाई सभी न्यूट्रॉन एक 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में एक इसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, सभी एक दूसरे के साथ चिपक कर और पूरे का पूरा वॉल्यूम बनेगा, उसका वेटेज इतना होगा 10⁻27 जितना। क्या लाया? बट यहाँ पे कैसा होता है, देखिए कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियस अवेलेबल है तो दूसरा न्यूक्लियस कितना डिस्टेंस पे होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके 10,000 टाइम्स तक का एरिया तो भाई एटम्स का होता है, और दूसरा यहाँ से लेके 10,000 तो उसकी बीच का दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 20,000। तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, फोर्थ ऐसे यहाँ पे होगा। चला है आपको? तो आपकी जो बुक में आएगा ना वो एक ही न्यूक्लियस नहीं आएगा, एक ही नहीं आएगा। अगर एक आएगा तो इतना ही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, डेंसिटी के बारे में। डेंस का मीनिंग क्या होता है कि उसको हमने डेंस कर दिया, बट ऐसा डेंस होना पॉसिबल नहीं है। आगे मैं एक थियरी स्टडी करने वाले न्यूट्रॉन स्टार की। तो न्यूट्रॉन स्टार का जो वेट होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है और उस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, लगेगी भाई, क्योंकि उसका मास ही मैक्सिमम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा ही लगने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन स्टार होती है ना तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस एटम को तोड़ के सभी न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे को डेंस कर देते हैं। अगर एक दूसरे को डेंस कर देंगे तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो मास की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मास की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा। चला या? ओके। तो ये वाली पूरी थियरी में आप क्या स्टडी करने वाले हो, उसकी रेडियस निकालेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे, देन पर प्रैक्टिकल यूनिट भी आप दिखने वाले हो। ठीक है, ओके। देन पर हम बात करते हैं कि भाई मास और एनर्जी का रिलेशनशिप के बारे में। ओके फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, हमको न्यूक्लियस की साइज के बारे में हमको स्टडी करना है। तो हमने हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया हुआ था कि भाई उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और यहाँ पे है न्यूक्लियस, जिसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होती है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होते हैं और प्रोटॉन भी 1 ही होती है। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियस बना हुआ है किसका बना हुआ है? प्रोटॉन का ही बना हुआ है ना, प्रोटॉन का बना हुआ है। तो वो जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की साइज अपने फाइंड आउट करके रखी हुई थी एटम के चैप्टर में। ओके, तो वो जो साइज होती है उसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस इसके होती है, सपोज के आर उसकी रेडियस होती है। ओके, देन आफ्टर और उसकी जो रेडियस फाइंड आउट हो गई तो उसका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब करके उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के बारे में। अगर आपके पास कोई हीलियम अवेलेबल है तो हीलियम के पास इसके 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 4U जितना होता है। ख्याल आया? 4U એટલે इसके 4 पार्टिकल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। ये है उसका न्यूक्लियस, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी होता है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं तो उसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट होगा वो वॉल्यूम में हाइड्रोजन की कंपेरिजन में कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स ज़्यादा होगा।
और गोल्ड का आपने देखा कि भाई गोल्ड का क्या होता है, ओरस, ओरस आपने कंसिडर किया तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 79 और उसका एटॉमिक मास नंबर होता है 197। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 79 जितना ज़्यादा होता है या 197, 197, क्योंकि हमको न्यूक्लियस की इनसाइड प्रोटॉन भी अवेलेबल होता है और न्यूट्रॉन भी अवेलेबल होता है, ख्याल आया आपको। तो ऐसे हमको सभी के हम कंपेरिजन करते हैं, उसका एक बेसिक हमने इक्वेशन बनाया, उसके हमने रेडियस फाइंड आउट किया कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो जो रेडियस मिल रही थी वो इतनी मिल रही थी r0 a⁻⁴। ए क्या है, ए होता है वेयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर ए इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको ए वाली एग्जांपल लूँ कि भाई ओरस की, तो ओरस के पास नंबर ऑफ एटम मीन्स का नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स अवेलेबल है 197, तो आपको यहाँ पे 197 का 1 मीन्स के क्यूब आपको रूट क्यूब निकालनी है, ठीक है। रूट क्यूब आप निकालेंगे तो उसका वैल्यू कोई फाइंड आउट होगी, तो इसकी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इतनी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो ए वाली इक्वेशन आपने कैसे निकाल दिया, डेंसिटी वाली फॉर्मूला से। जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका मास इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम की क्या आएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी का रो। ओके, देन आप आर क्यूब का सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो आर क्यूब का अपने सब्जेक्टिव बना दिया तो 3m अपॉन 4 पाई एंड रो। ओके, ओनली फॉर आर लिख दीजिए, तो आर लिखेंगे तो 3 अपॉन 4 पाई रो, एम का 1/3 फाइंड आउट होगा। देखिए यहाँ पे जो 3 होगा वो भी कांस्टेंट होगा, 4 पाई भी कांस्टेंट होगी, उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो ए जो वाली टर्म है ना 3/4 पाई रो इज इक्वल टू मैंने मान लिया r0, ख्याल आया। तो ये देखिए r इज इक्वल टू r0 m⁻⁴ जैसा रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। तो मास क्या होती है, एटॉमिक मास ही होती है ना, तो एटॉमिक मास के लिए हमको यहाँ पे लिखना है ए, ख्याल आया आपको। ओके, अब उसकी जो इसके मैं आपको एक हाइड्रोजन के एटम के बारे में मैं बात बोलूँ कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 का रूट क्यूब आप फाइंड आउट करेंगे तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा, तो r इज इक्वल टू r0 फाइंड आउट होगा। बट उसके r0 की वैल्यू कितनी आएगी, r0 की वैल्यू कितनी आएगी वो हमको मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, वो आपने आगे स्टडी कर रखा था एटम वाले चैप्टर में। एटम वाले चैप्टर में कूलम्बियन फोर्स के बारे में आपने देखा हुआ था, एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपने निकाला था। कैसे कि भाई आपने यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे एक गोल्ड लिप रखी हुई थी ऐसे, ठीक है, एक गोल्ड लिप की, उसका 79 एटॉमिक नंबर था, और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल्स अवेलेबल थे। वो अल्फा पार्टिकल का आप यहाँ पे स्ट्राइक करवाते थे। अल्फा पार्टिकल्स के पास 2 पॉजिट्रॉन होते हैं और उसके पास 79 पॉजिट्रॉन होते हैं, और इतना डिस्टेंस अवेलेबल है। वो अल्फा पार्टिकल के पास हाई एनर्जी होती थी, वो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा, उसका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा कंटिन्यूसली, क्योंकि उसकी एनर्जी का वो अपोज कर रहा है, और वो यहाँ से आपने देखा था कि भाई 180 डिग्री तक यहाँ से वो वापस रिटर्न चला गया रिफ्लेक्शन होके। तो ये जो वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को हम क्या मानते थे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम मानते थे। तो ए वाली डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या लाया, वही क्या होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है। तो वही हमने प्रोटॉन का बार बार एक्सपेरिमेंट करके हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स को बेस कर हमने उसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिनिमम हमने फाइंड आउट किया। वो मिनिमम हमने फाइंड आउट किया था 10 मिस्टेक बहुत बार हमने फाइंड आउट किया, देना पर उसकी वैल्यू को हमने डिफाइन करके रख दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 का क्या मीनिंग होता है, 10⁻⁻15 का मीनिंग होता है फर्मी मीटर या तो फेंटोमीटर होता है, ख्याल आया। तो न्यूक्लियस का साइज किस कौन से ऑर्डर में होता है, फर्मी में होते हैं, फेंटो में होती है, ख्याल आया आपको। तो ए जो वाली रेडियस फाइंड आउट हुई वो किसके लिए फाइंड आउट की थी आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम के लिए आपने फाइंड आउट की थी। वो कितनी फाइंड आउट हुई, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आप फाइंड आउट हुई, ख्याल आया आपको। तो ऐसे ए वाली एक्सपेरिमेंट्स आपने फाइंड आउट किया हुआ था। ओके, ध्यान अपन हमको निकालनी है कि भाई उसकी न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी हमको निकालनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। तो आप सोचिए कि भाई उसका वॉल्यूम का ऑर्डर कितना है, 10⁻15 है, तो 10⁻15 का आप स्क्वायर कर दिए, क्यूब निकाल दीजिए, तो 10⁻45 होगा। वो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर 45 हो जाएगी। तो उसकी जो डेंसिटी मिली ना, वो डेंसिटी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट हुई थी 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए
कि भाई ये जो उसकी डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी मीन्स के आप प्रैक्टिकली उसको बना ही नहीं सकते हो। कैसे नहीं बना सकते हो, देखिए कि भाई सभी न्यूक्लियस को आप 1 मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब का क्या मीनिंग होता है कि भाई ऐसा आपने क्यूब कंसिडर कर दिया जिसका वॉल्यूम कितना होता है 1 मीटर क्यूब, ये पूरे का पूरा क्यूब एक न्यूक्लियस का भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब ऐसा होगा तब उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 10⁻17 किलोग्राम होगी। चल आया, ओके। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, मैं ये पूरे का पूरा पेज में कंसिडर कर लेता हूँ, तो इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ना, बट उसकी डेंसिटी के बारे में आपको देखना है कि भाई डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम भी होती है ना। बट इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियस अवेलेबल है, तो यहाँ से लेकर 10,000 डिस्टेंस तक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से 10,000 डिस्टेंस तक दूसरा इसका ये क्या होगा, ये पूरे का पूरा यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियस होगा। चलो या, तो ये देखिए 10,000 और 10,000 इसके 20,000 तक दूसरा न्यूक्लियस आपको मिलेगा। तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होगी, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी मीन्स के क्या होने वाली है, कम ही होने वाली है। डेंसिटी कब आपको मिलेगी, जब आपको मीन्स के उसके बीच में कोई डिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं है, वो पूरे के पूरा बॉक्स, पूरे का पूरा मीटर की वॉल्यूम एक न्यूक्लियस से ही भरा हुआ है, तब इतनी आपको डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। जो न्यूट्रॉन स्टार होती है ना, तो न्यूट्रॉन स्टार में एक न्यूक्लियस ब्रेक होके एटम में से बाहर आके सभी न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अगर सभी न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और उसका डिस्टेंस कम होके जाएगा और वो डैश होके जाएगा, तब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी मास की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ख्याल आया आपको, ओके। कहना पर आपको दूसरा टॉपिक देखना है मास एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि भाई एनर्जी और मास का रिलेशनशिप। ओके, हमारी जो नेचर में जो सभी चीज़ हमको मिलती है, जो हमको दिखती है, वो एक्चुअली कौन सी चीज़ से हमको बनी हुई है वो तो हमको मालूम ही नहीं। जैसे कि हम एयर को देख रहे हैं तो हम उसको हम एयर मानेंगे, जैसे कि हम वाटर को देख रहे हैं तो उसको हम लिक्विड मानेंगे, जैसे कि हम कोई मटेरियल को देख रहे हैं तो उसको हम सॉलिड मानेंगे। ठीक है, ओके। बट हमको ये नहीं मालूम कि भाई उसका बेज मीन्स के वो किस चीज़ वस्तु से बना हुआ है। तेना पर एटम की डिस्कवरी हुई, तेना पर हमको मालूम पड़ा कि भाई वो एटम सभी एटम एक दूसरे को मिलके को मॉलिक्यूल्स बनाती है, तेना पर सभी मॉलिक्यूल्स को कॉम्बिनेशन बना के एक मटेरियल को बनाती है, ऐसा हमको मालूम पड़ा। ओके, बट आइंस्टाइन ऐसा बोलता है कि भाई आइंस्टाइन ने ऐसा मान लिया कि भाई ये जो सभी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, सभी जो नेचर में हमको जो भी चीज़ हमको नज़र आती है, ओनली फॉर एक ही चीज़ वस्तु की बनी हुई होगी। ओके, वो उसकी चीज़ वस्तु, ये जो चीज़ वस्तु होगी तो उसका डिफरेंट टाइप्स होगा, या तो उसका डिफरेंट रूप होगा जो हमको नज़र आती है, इसलिए हमको डिफरेंट टाइप की चीज़ वस्तु हमको नज़र आती है। ठीक है, बट वो जो पार्टिकल्स था, वो पार्टिकल्स को हमने नाम दे रखा था गॉड पार्टिकल्स। ओके, गॉड पार्टिकल्स की अभी डिस्कवरी चल रही है, बट उसकी अभी मीन्स के जो थियरी आ रही है, वो थियरी अभी प्रूव नहीं हुई है, टोटल प्रूव नहीं हुई है, अभी तो उसका रिसर्च चल रहा है। ठीक है, ओके। देना पर जो हमारी जो नेचर में जो सभी चीज़ वस्तु होती है ना, उसका दो ही फॉर्मेट होता है। कैसा फॉर्मेट, एक तो उसके पास रेडिएशन एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म में होती है, या तो एक मटेरियल मास के फॉर्म में होती है। आप कोई भी चीज़ वस्तु देख लो, ये उसका दो ही फॉर्मेट होता है। चलाया, ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भाई सन में से जो रेडिएशन आ रही है वो भी एक एनर्जी है ना। देन आफ्टर आप कोई भी चीज़ वस्तु आप अपने घर पे खाना बनाते हो तो आप उसको हीट एनर्जी का यूज़ करते हो, जो हीट एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल जो बना हुआ है उसको हम तोड़ेंगे, और उसके तोड़ के हमने पार्टिकल्स को बना दिए, तो हमको लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो एक उसका मटेरियल है। ठीक है, देन पर हमको ये भी मालूम पड़ा कि भाई जो रेडिएशन है और जो मटेरियल है वो भी दो नहीं है, वो एक ही चीज़ वस्तु का दो रूप है। कैसे, आपको मैं प्रूव करके बताता हूँ। जैसे कि आपके पास स्टीम अवेलेबल है, वो स्टीम को आप डेंस कर दीजिए, आपने डेंस कर दिया तो उसका जो स्टीम था, तो स्टीम चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। और लिक्विड को और भी ज़्यादा आप डेंस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिलेगा। क्या लाया, तो देखिए कि भाई सॉलिड का क्या बना हुआ था, स्टीम, तो स्टीम को हम क्या मानते हैं, रेडिएशन मानते हैं। क्या लाया, देना पर वापिस जो आपके पास सॉलिड अवेलेबल है उसको आप हीट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो हीट करेंगे तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देना पर स्टीम उसकी बनेगी, तो आपका जो सॉलिड था वो कहाँ पे चला गया, गुम हो गया, गायब हो गया। क्या लाया, तो उसका क्या बन गया, रेडिएशन बन गया। ठीक है, तो नेचर को हमको जो भी हमको रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, या तो हमको मास मिलती है, दोनों एक ही रूप है, दोनों उसका एक ही रूप है। चला है, और देना पर ऐसा प्रैक्टिकली भी फाइंड आउट हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट करके भी हमने फाइंड आउट किया। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लेटिनम की प्लेट अवेलेबल है, एक हेवी मटेरियल होता है प्लेटिनम। ठीक है, ओके। तो प्लेटिनम की प्लेट पे मैंने यहाँ पे एक सनलाइट को ट्रांसफ़र किया, वो सनलाइट की पावर जो थी वो पावर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है,
और ज़्यादा थी, इसलिए वो जो सनलाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी वो वापस रिफ्लेक्शन नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि उसका हाई प्रेशर से कोई ने इंसिडेंट किया, तो हाई प्रेशर से इंसिडेंट किया, वो वापस नहीं आई। देन आफ्टर हमने थोड़े टाइम के बाद उसका वेट हमने मेजरमेंट किया ए प्लेट का, तो प्लेट का वेट इंक्रीज होने लगा। क्यों इंक्रीज होने लगा? क्योंकि यहाँ पे जो रेडिएशन वाली जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मटेरियल में। तो एनर्जी कैन बी द कन्वर्ट इनटू द मटेरियल, एनर्जी कैन बी द कन्वर्टेड इनटू द मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको एक फर्स्ट वाले समय में आपको बताया था कि भाई दो प्रोसेस के बारे में याद कीजिए, पेयर प्रोडक्शन या तो एलिमिनेशन मेथड। पेयर प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भाई एक ही साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कैसे? यही प्रोसेस मैंने आपको बताई थी एनिलिनेशन मीन्स के पेयर प्रोडक्शन के बारे में। एक हेवी मैंने प्लेटिनम की प्लेट रखी हुई थी, इसमें हमने एक गामा रे को इंसिडेंट किया हुआ था। क्यों गामा रे को हमने इंसिडेंट किया हुआ था? क्योंकि गामा रे के पास एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो वापस रिफ्लेक्शन होकर रिटर्न नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि हम हाई प्रेशर से उसको हम इंसिडेंट कराएंगे। वैसा ही एक फिजिक्स प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने जैसे कि जो मीन्स के जो टेररिस्ट लोग होते हैं तो वो क्या बनाते हैं भाई, बॉम्ब बनाते हैं ना, ओके, उसका ब्लास्ट कर देते हैं। ओके, जो बॉम्ब बना हुआ था तो इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को काउंट किया, और जो इलेक्ट्रॉन काउंट हुआ तो वो था 112। देन आफ्टर उसका ब्लास्ट हुआ, उसका डिफ्यूज हुआ। ओके, तो ब्लास्ट हुआ तो हमने काउंट किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन गायब थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन फेल के इसमें से एक हीट एनर्जी जनरेट हुई। इसमें से क्या जनरेट हुई? एक हीट एनर्जी जनरेट हुई। क्या लाया? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो कोई भी मटेरियल होता है इसमें से स्मॉल पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन से किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को नजर नहीं आए। ओके, अगर वो इलेक्ट्रॉन को हम फैला देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक रेडिएशन में, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी होती है। क्या लगा आपको? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई आपका सॉलिड है तो सॉलिड को आप फैला दो, सॉलिड को आपने फैला दिया तो लिक्विड बना, लिक्विड को और भी आप फैला दो तो आप क्या बन जाएगी? लिक्विड का आइटम को और भी आपने फैला दिया तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। देन आफ्टर आइंस्टाइन ने एक मीन्स के उसका इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर 1 एटॉमिक मास के यूनिट के पास कितनी एनर्जी होती है वो भी हम डिफाइन करेंगे। उसका इक्वेशन दिया था भाई mc²। यहाँ पे जो c का स्क्वायर क्यों आती है? क्योंकि जो रेडिएशन जनरेट होती है ना, दिस रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन चैप्टर नंबर 8। इसमें आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है लाइट और स्पीड जितनी होती है 3 × 10⁸ जितनी होती है। चलाया। बट ये वाली इक्वेशन क्या कहती है कि भाई जो हमारा मास फैला देंगे, अगर हम मास को फैला देंगे तो ऐसा हमको क्या मिलेगा? एक स्फीयर टाइप का मिलेगा ना। तो उसका सरफेस का एरिया कितना होता है? r² जितना होता है। इसलिए हमको स्पीड वो कितनी स्पीड से फैलेगा, कि भाई कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन फैलने के बाद वो कंटिन्यूसली किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम में, सॉरी रेडिएशन में। और रेडिएशन जो ट्रैवलिंग करने लगती है वो यहाँ से भी ट्रैवलिंग करेगी, यहाँ से भी ट्रैवलिंग करेगी, यहाँ से सभी से वो ट्रैवलिंग करती है, ठीक है। वो जो ट्रैवलिंग करती है तो इसलिए उसका r² आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने c² रखा हुआ है क्योंकि उसका एरिया में आती है r²। ख्याल आया आपको? ओके, तो इसी तरह से उसका इक्वेशन मिला कि भाई E=mc²। देना पर उसका मीन्स के एनर्जी हम डिफाइन करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट की, और 1 किलोग्राम की भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं एनर्जी मास रिलेशनशिप। देना पर हमको नेक्स्ट देखना है कि भाई मास एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में, ओके, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि भाई पूरे की पूरी अर्थ के ऊपर आप कोई भी चीज़ वस्तु जो देखते हो तो सिंपली फॉर कोई एक पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। बट हमको तो क्या नज़र आती है कि भाई एयर नज़र आती है, लिक्विड नज़र आती है, या सॉलिड हमको नज़र आती है। जो चीज़ वस्तु हमको दिखती है वैसे हमको नज़र आती है। ओके, देन पर एटम की जो डिस्कवरी फाइंड आउट हुई, देन पर हमको मालूम पड़ा कि भाई कोई भी चीज़ वस्तु एक एटम का कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूल्स बनती है, देन पर मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होकर वो चीज़ वस्तु बन जाती है, ठीक है। इतना तक हमको मालूम पड़ा। बट हमने आइंस्टाइन ऐसा बोलना चाहता है कि भाई आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा बोला कि वो क्या करती है कि भाई सभी जो पार्टिकल्स होती है या तो सभी जो बॉडी होती है वो सिंपल फॉर एक ही पार्टिकल से बनी हुई है। वो कौन सा पार्टिकल्स है? कि भाई गॉड पार्टिकल। उसकी कोई डिस्क्रिप्टिव भी फाइंड आउट नहीं हो रही, उसके ऊपर एक रिसर्च चल रहा है, ठीक है। कि भाई वो पार्टिकल्स एक ऐसा पार्टिकल्स होता है कि भाई जिससे सभी सारे चीज़ बनी हुई होती है। ओके, देन आफ्टर
अभी तो उसकी डिस्कवरी चल रही है, बट उससे पहले हमने क्या देखा कि भाई हमारी जो अर्थ के ऊपर हमको दो टाइप का ही हमको नज़र आती है, का तो को उसके रेडिएशन होती है या तो एक मटेरियल होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई स्टीम को आप डेंस कर दीजिए तो आपको लिक्विड नजर आएगा, वो लिक्विड को और भी आपने ज़्यादा डेंस कर दिया तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। देन आफ्टर हमारी मटेरियल में छोटे से छोटा पार्टिकल्स, हमने मटेरियल को तोड़ तोड़ के छोटा से छोटा पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट कर लिया था इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को हम छोटा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन से हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते और उससे भी छोटा पार्टिकल्स अभी तक हमको नहीं मिला। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फैला दिया, इलेक्ट्रॉन को आपने फैला दिया तो वो प्रोड्यूस करेगी एक हाई हीट एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गायब होकर उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्यूजन होके इसमें से एक हीट एनर्जी जनरेट हुई। तो ये बेसिकली क्या है कि वो बेसिकली क्या होता है कि भाई जो रेडिएशन और मैटर है ना, वो दोनों एक ही रूप है, ख्याल आया। इसलिए तो आपका न्यू 11 चैप्टर था, न्यू नेचर ऑफ द मटेरियल एंड रेडिएशन, न्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। इसमें आपने ऐसा भी देखा हुआ था कि भाई रेडिएशन और मैटर दोनों एक ही रूप है, ख्याल आया आपको। ओके, तो उसका आइंस्टाइन ने बेसिकली एक प्रैक्टिकली प्रूवमेंट भी किया कि भाई हमने एक कंसिडर कर लिया ऐसे एक प्लेटिनम प्लेट, जो प्लेटिनम का जो मॉलिक्यूल्स की व्यू रचना होती है वो ऐसे होती है, ख्याल आया। उसका एटॉमिक जो फोर्स होती है ना वो मैक्सिमम में होती है। तो यहाँ से हमने एक हाई एनर्जेटिकल रेडिएशन सनलाइट में से हमने भेजे, तो वो जो ट्रैवलिंग होगी वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवलिंग होगी ऐसे, ओके, ऐसे एक वेव के फॉर्म में वो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। ओके, ऐसे हमने यहाँ पे भेजा, उसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो कंप्रेस होके जाती है, ठीक है। वो ऐसे यहाँ से आएगी तो वापस नहीं जा सकती। क्यों वापस नहीं जा सकती, क्योंकि हमने हाई कंप्रेसर से उसको भेजा हुआ है, तो वो यहाँ पे रहती है। और देना पर हमने उस प्लेट का हमने वेट को मेजरमेंट किया तो उसका प्लेट का वेट मैक्सिमम इसके इंक्रीज होने लगा। क्यों इंक्रीज होने लगा, क्योंकि एनर्जी इज कैन बी दी कन्वर्टेड इनटू दी मटेरियल। ये एनर्जी एक मटेरियल में कन्वर्ट हो गई और उसने बना दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप याद कर दीजिए फर्स्ट वाले चैप्टर में आपने पेयर प्रोडक्शन के बारे में हमने देखा हुआ था। इसमें मैंने आपको ऐसा बोला था कि भाई गामा रे को जब आप प्लेटिनम के पास इंसिडेंट करवाते हो तब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक ही साथ में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट उसका नेट चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। क्या रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलती है कि भाई वो ऐसा बोलती है कि भाई चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ द ओनली फॉर ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने बेसिकली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन के साथ हमने साथ में के प्रोटॉन को भी प्रोड्यूस कर दिया। उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। वैसा ही मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई फ्यूजन का ये हुआ, फ्यूजन्स का फ्यूजन्स मीन्स के तोड़ना। तो जो हाइड्रोजन मीन्स के जो आपका एक यूरेनियम ब्रोम था, तो यूरेनियम ब्रोम का जब ब्लास्ट हुआ तब इसमें से टोटल सब के पहले थे 112 इलेक्ट्रॉन, बट ब्लास्ट होने के बाद हमने काउंट किया तो उसमें से ओनली पर थे 111। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स के फ्यूजन होके वो फैल गया और इसमें से आपको एक बहुत ज़्यादा आपको एक हीट एनर्जी मिली। ख्याल आया, ओके। वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ओके, तो ऐसा होता है मास और एनर्जी का रिलेशनशिप, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी रेडिएशन एंड रेडिएशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी मास, दोनों अल्टरनेटली हो सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये सुलझाने के लिए उसने एक इक्वेशन भी दिया, एनर्जी का इक्वेशन। वो एनर्जी का इक्वेशन उसने क्या दिया कि भाई E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर क्यों लिखेगा, क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन है वो ट्रैवलिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, लाइट ऑफ स्पीड जितनी होती है ना, तो लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है, c जितनी होती है, ओके। बट वो एक स्फीयर, एक जो मास होती है ना वो ऐसे होती है, तो यहाँ से भी c निकलेगी, यहाँ से भी c निकलेगी, तो उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर लेके लेंगे ना, तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर हमको मिलेगा। चल आया, ओके। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, दिस इक्वेशन इज मास एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। अगर आपने मास 1 किलोग्राम ले लिया, आप सोचिए जो लाइट ऑफ स्पीड होती है ना उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपने 1 किलोग्राम जितना मटेरियल ले लिया और उसको आप फैला देंगे तो इसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी कि भाई उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 × 10⁻16 जूल जितनी एनर्जी निकल सकती है। ख्याल है आपको, ओके। तो छोटा से छोटा पार्टिकल्स कौन सा होता है, न्यूक्लियस का। हमने प्रोटॉन का मास के बारे में हमको मालूम है कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसका हम निकाल देते हैं।
energy and mass can be converted to each other, one atomic mass unit is equals to 1.66। ऐसा हमने अगले लेक्चर में हमने उसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। 10⁻27 किलोग्राम। देन आप उसमें से एनर्जी कितनी निकलती है, ए वाली एनर्जी में आप इक्वेशन को पुट करिए 1.60539 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ओके, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो वो एनर्जी का यूनिट जो जूल था वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की तो 0.9315 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिला। अगर हम उसको मिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिलियन में, तो देखिए मैं यहाँ पे 3 पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूँ, 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकता हूँ। अगर 10⁶ को हम क्या मानेंगे, मिलियन, तो यहाँ पे हो जाएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट के पास इतनी एनर्जी हो सकती है, दिस इज अ मैक्सिमम एनर्जी। चलाया। अगर आपने 1 किलोग्राम के पास कितनी एनर्जी हो सकती है कि भाई 16 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻16, ठीक है, इतनी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया मास एनर्जी रिलेशनशिप। अभी आपका मालूम पड़ा फ्यूजन प्रोसेस में और फ्यूजन प्रोसेस में। जो फ्यूजन प्रोसेस थी उसको हम बोलते थे एनरिलेशन मेथड, और जो फ्यूजन प्रोसेस थी उसको हम बोलते हैं कि भाई पेयर प्रोडक्शन। फ्यूजन का क्या मीनिंग होना कि भाई जोड़ना, दो एलिमेंट को जोड़ना। तेरा पर फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है कि भाई दो एलिमेंट को हमको ब्रोक करना है, चला है, वही बेसिक उसका मीनिंग होता है। ओके।